So hello everyone, this is Sunil Shrivastava and in this session we will be discussing the Hindu न्यूज़पेपर एनालिसिस। आज के फ्रंट पेज पे कोई ज़्यादा खास खबर नहीं है, आगे बढ़ते हैं। ये अभी पुरानी कल की न्यूज़ है, कल परसों की न्यूज़ है, जहाँ पे हुज टोल राइजेस टू 30, मतलब कि यहाँ पे जो बिहार है वहाँ पे लोगों की डेथ ड्यू टू लिक्वर, मतलब पॉइजनस लिक्वर की वजह से उनकी डेथ हुई है और उनका जो नंबर है वो 30 हो चुका है। यहाँ पे जो है नीतीश जी का कहना है, मतलब कि वो चीफ मिनिस्टर है जो बिहार के, नीतीश कुमार जी का कहना है कि हम कोई कंपनसेशन नहीं देंगे, लोग अपने मन से वहाँ पे ड्रिंक कर रहे हैं। हमें देखिए यहाँ पे कंसर्न ये है कि गवर्नमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट है ना, वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो क्या कर रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट क्या कह रही है कि हम लोगों को कंपनसेट नहीं करेंगे, लोग अपनी गलती से वो लिक्वर को कंज्यूम करते हैं और पॉइजनस लिक्वर को कंज्यूम करके मर जाते हैं। ठीक है, तो ये गलती लोगों की है, इसके लिए गवर्नमेंट उनको कंपनसेट नहीं करेगी। हम मान सकते हैं कि गवर्नमेंट उनको कंपनसेट नहीं करेगी, ये एक हम इस मूव को ओके कह सकते हैं। ठीक है, मतलब टोटली ओके नहीं कह सकते। गवर्नमेंट अपनी जगह गलत नहीं बोल रही, गवर्नमेंट कह रही है कि हाँ लोगों ने अपने मन से किया है तो फिर उनको, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जो लिक्वर्स होती हैं ना, ये अल्कोहल मतलब कि अल्कोहल्स होती हैं या जो भी ये लिक्वर्स होती हैं, इन सब चीज़ों की क्या होती है, एडिक्ट हो जाते हैं लोग। ठीक है, आदत पड़ जाती है। अब अगर आप चाहोगे कि एक बार में स्टेट गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया और बैन लगाने के बाद लोग एक ही दिन में पीना छोड़ दें, या कुछ समय में अगर स्टेट गवर्नमेंट के कुछ स्टेप उठाए बिना ही लोग पीना छोड़ दें, तो ये गलत होगा। ऐसा लोग कर ही नहीं सकते, क्योंकि क्या है, ये एडिक्टिव चीज़ें हैं ना, तो इनके लिए आप कुछ ना कुछ अल्टरनेटिव निकाल के लाना पड़ेगा। तो एक तो ये चीज़ हो गई कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ ऐसी हैं नहीं जो वहाँ के लोगों को इस लिक्वर को छोड़ करके किसी और चीज़ को अपना मतलब कि कंज्यूम करने में थोड़ा सा हेल्प कर पाए। ठीक है, एक तो गलती यहाँ नज़र आती। दूसरी बात कि जब स्टेट गवर्नमेंट मतलब नीतीश कुमार जी बिहार के चीफ मिनिस्टर, वो जब ये कहते हैं कि हम लोगों को कंपेंसेट नहीं करेंगे, तो यहाँ पे एक सोशलिस्ट प्रिंसिपल की बात निकल के सामने आती है। सोशलिस्ट प्रिंसिपल क्या होता है? अब बात उठती है कि सोशलिस्ट प्रिंसिपल क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेजेंट है, तो हाँ बिल्कुल है। 1945 में सप्रू कमेटी ने दो कैटेगरी के इंडिविजुअल राइट्स सजेस्ट किए थे। एक था जस्टिसेबल था और दूसरा था नॉन जस्टिसेबल राइट। जस्टिसेबल राइट्स वो होते हैं जिनका अगर कोई वायलेशन करता है तो आप इसको लेकर के कोर्ट में जा सकते हो। ठीक है, मतलब आप सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली जा सकते हो या हाई कोर्ट डायरेक्टली जा सकते हो। अगर आपके कोई फंडामेंटल राइट का वायलेशन करता है, जो कि आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक हैं, है ना, ये तो सभी को पता होगा। फंडामेंटल राइट हमारे आर्टिकल 12 से 35 तक हैं, और जो DPSP है ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, वो 36 से 51 तक है। ठीक है, तो यहाँ पे जो फंडामेंटल राइट है वो तो जस्टिसेबल होता है, लेकिन नॉन जस्टिसेबल क्या होता है? DPSP। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो हम लोग आज इसके बारे में बात करेंगे। इसी में दिया गया है सोशलिस्ट प्रिंसिपल, जहाँ पे ये बोला जाता है कि जो गवर्नमेंट होगी, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, वो किस तरह से लोगों के वेलफेयर के लिए काम करेगी, ना कि प्रॉफिट मेकिंग के लिए। मतलब ओवरऑल जो पॉलिसीज़ हैं, जितनी भी स्कीम्स हैं, वो लोगों के वेलफेयर में लगनी चाहिए। ठीक है, लोगों के वेलफेयर के लिए ही होनी चाहिए पहले, उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा। तो हम लोग आगे देख लेते हैं। DPSP आर आइडियल्स विच आर मेंट टू बी केप्ट इन माइंड बाय द स्टेट व्हेन इट फॉर्मुलेट पॉलिसीज एंड इनएक्ट लॉज। अब ये चीज़ मैंने अभी बताई कि DPSP वो आइडियल्स होते हैं जिनको ध्यान में रखना पड़ता है, किसको? स्टेट को, जब वो कोई पॉलिसी बनाता है और कोई लॉ इनएक्ट करता है तब। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो सारे के सारे DPSP को यहाँ इम्प्लीमेंट कर ही दे, ये स्टेट की चॉइस है। लेकिन हाँ, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने बोल रखा है कि अगर हमें एक अच्छा स्टेट चाहिए तो उस स्टेट को अच्छा बनाने के लिए हमें DPSP को इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है। मतलब DPSP अगर अच्छे से इम्प्लीमेंट करेंगे तो एक वेलफेयर, एक अच्छा स्टेट बन सकता है। आगे देखते हैं DPSP में क्या क्या है। तो हम लोग DPSP के सोशलिस्ट प्रिंसिपल को पूरी तरह से पढ़ेंगे आज। देयर आर वेरियस डेफिनेशंस ऑफ DPSP विच आर गिवन बिलो। जैसे कई डेफिनेशन दी हुई हैं। पहला तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, मतलब
इसमें वो चीज़ें थी जो स्टेट को करनी होती हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 मतलब ब्रिटिशर के टाइम से ही चला आ रहा है। दे सीक टू इस्टेब्लिश इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी इन द कंट्री, मतलब इकोनॉमिक डेमोक्रेसी होनी चाहिए, सोशल डेमोक्रेसी होनी चाहिए, और साथ ही साथ ये लीगली एनफोर्सेबल नहीं होंगे कोर्ट्स में। आगे बढ़ते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नॉट ओरिजिनली क्लासिफाइड डीपीएसपीज। इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली डीपीएसपी क्लासिफाई नहीं किए गए थे, बट ऑन देयर कंटेंट एंड डायरेक्शन, ठीक है, बेसिस ऑफ देयर कंटेंट डायरेक्शन दे यूजुअली क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। इनको 3 तरह से क्लासिफाई किया गया था, एक सोशलिस्ट प्रिंसिपल, एक गांधीयन प्रिंसिपल और एक लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स के बेसिस पे इनको क्लासिफाई किया गया था। ओरिजिनली ये क्लासिफाई नहीं थे, डीपीएसपी ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्लासिफाई नहीं किए गए थे। तो एग्जाम में क्वेश्चन बन के आ सकता है, क्या डीपीएसपी ओरिजिनली क्लासिफाइड थे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? तो नहीं, ठीक है। वो 3 तरह से क्लासिफाई थे, सोशलिस्ट, गांधीयन और लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल। सोशलिस्ट और गांधीयन थोड़ा बहुत सिमिलर है और लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल थोड़ा सा डिफरेंट है। सबके अलग अलग आर्टिकल्स हैं और हम यहाँ पे सोशलिस्ट डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारा जो आर्टिकल है नीतीश कुमार जी से रिलेटेड, ये जो हमारा आर्टिकल है, इस आर्टिकल में लोगों के वेलफेयर की ही बात करी गई है। लोगों के किस तरह से सोशलिज्म करना चाहिए, लोगों को वेलफेयर करना चाहिए, उसकी बात करी गई है। तो इसलिए हम सोशलिस्ट प्रिंसिपल को डिस्कस करेंगे। सोशलिस्ट प्रिंसिपल, दे आर द प्रिंसिपल दैट एम एट प्रोवाइडिंग सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस एंड सेट द पाथ टूवर्ड द वेलफेयर स्टेट। और मतलब कि ये ऐसे प्रिंसिपल होते हैं जो कि एक ऐसा स्टेट बनाते हैं जो कि सोशली, इकोनॉमिकली और मतलब कि सोशल इकोनॉमिक जस्टिस एंड सेट द पाथ टूवर्ड द वेलफेयर स्टेट, मतलब कि एक वेलफेयर स्टेट की तरफ इसको बढ़ाता है, ठीक है। मतलब कि जहाँ पे इकोनॉमिक जस्टिस हो, जहाँ पे सोशल जस्टिस हो, मतलब कि लोगों को सोसाइटी में भी प्रॉपर इज्जत मिले, है ना, सबको बराबरी से माना जाए, कोई कास्टिज्म वाला कॉन्सेप्ट या रिलीजन में इंटरफेरेंस वाला रिलीजन में ये मानना कि कोई रिलीजन बड़ा है कोई रिलीजन छोटा है, या कोई कास्ट बड़ी कोई कास्ट छोटी, ये सब मानना ख़त्म करना होगा। यही है सोशलिस्ट प्रिंसिपल। इकोनॉमिक जस्टिस मतलब कि इकोनॉमी के बेसिस पे लोगों को जस्टिस प्रोवाइड करना। ऐसा नहीं है कि किसी के पास ज़्यादा पैसे या कम पैसे हैं तो उस वजह से वो अपना केस नहीं लड़ पा रहा, वो अपने लिए जस्टिस नहीं ले पा रहा। इकोनॉमिक लेवल कोई भी हो, हर आदमी को इंसाफ मिलेगा, ये इकोनॉमिक जस्टिस कहता है। एंड सेट द पार्ट टूवर्ड द वेलफेयर स्टेट, मतलब कि एक वेलफेयर स्टेट की तरफ इसे ले जाता है पूरे स्टेट को, ठीक है। अब क्या क्या है सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स में देखते हैं। पहला है आर्टिकल 38, फिर आर्टिकल 39 आएगा, उसके बाद आता है आर्टिकल 39A, 41, 42, 43, 43 है, 47 और इतने में हमारा डीपीएसपी जो है सोशलिस्ट प्रिंसिपल वो ख़त्म हो जाता है। तो लाइन से हम लोग देखते हैं, एक एक करके देखेंगे कि कौन कौन से आर्टिकल में क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं सोशलिस्ट प्रिंसिपल को लेकर के। हाँ, यहाँ पे हमें ये देखना है, पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं इस चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगा। अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो आप बना सकते हो। प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल बाय सिक्योरिंग अ सोशल ऑर्डर थ्रू जस्टिस, मतलब कि लोगों का वेलफेयर इंश्योर करना थ्रू जस्टिस, मतलब कि लोगों को इंसाफ मिले, और जब इंसाफ मिलेगा तो सीधी सी बात है सबका विकास भी अच्छे से हो सकेगा। सोशल विकास होना चाहिए, मतलब सोशल जस्टिस मिलना चाहिए, मतलब कि एक सोसाइटी जहाँ पे सबको बराबर दर्जा दिया जाता हो। एक इकोनॉमिक जस्टिस, मतलब कि किसी के पास कोई गरीब भी है या अमीर है, हर कोई अपना केस लड़ सकेगा और जो सही होगा उसे इंसाफ मिलेगा। एंड पॉलिटिकल जस्टिस भी होगा। एंड टू मिनिमाइज इनइक्वालिटीज़ को मिनिमाइज करना भी यहाँ पे बोला गया है कि डीपीएसपी के सोशलिस्ट प्रिंसिपल में बताया गया है। मतलब कि इनकम के बेसिस पे इनइक्वालिटी, स्टेटस के बेसिस पे इनइक्वालिटी, फैसिलिटीज़ के बेसिस पे एंड अपॉर्चुनिटीज़ के बेसिस पे जो इनइक्वालिटीज़ हैं उनको कम करना या ख़त्म कर देना पूरी तरह से। इनकम के बेसिस पे इनइक्वालिटी कैसे? जैसे कि एक जब कहीं मैन काम करने जाता है मेल, और एक फीमेल जब कहीं काम करने जाती है तो फीमेल आर पेड ऑलवेज लेस, ऐसा हमेशा से देखा आ रहा है। तो ये डिफ्रेंशिएशन क्यों है? मेल्स की सैलरी ज़्यादा और फीमेल्स की सैलरी कम क्यों है? तो ये इनकम इनइक्वालिटी है, इसे कम करना। स्टेटस की बात, स्टेटस में अब सीधी सी बात है, जब मेन को आप ज़्यादा पे करोगे, है ना, या फिर किसी कास्ट की आप बात कर लो,
तो किसी कास्ट को आप कह रहे हो कि वो बहुत अच्छी है, वो बहुत बड़ी, तो आपने उसको अपर दर्जा दे दिया। कोई कह रहे हो कि ये छोटी कास्ट है, उसको छोटा दर्जा दे दिया। कभी कोई रिलीजन की बात करता है कि ये रिलीजन ज़्यादा बड़ा है और दूसरा छोटा है। तो ये जो स्टेटस की इनइक्वालिटी है ना, ये ख़त्म हो जानी चाहिए। स्टेटस की इनइक्वालिटी नहीं रहनी चाहिए। फैसिलिटीज़, अब सबको बराबर फैसिलिटीज़ मिले। अगर कोई पार्क है ना, पब्लिक पार्क है, तो इसमें गरीब भी जा सकता है, अमीर भी जा सकता है। गरीब के बच्चे भी खेल सकते हैं, अमीर के बच्चे भी खेल सकते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ रिच पीपल्स आकर के यहाँ पे अपना कब्जा कर लें या फिर कोई गरीब आके कब्जा कर ले, है ना। पहली बात तो गरीब के पास इतने रिसोर्सेज ही नहीं तो कब्जा कर पाए, है ना। तो वही चांस बनते कि हमेशा जो पावरफुल होता है, रिच होता है, वो अपनी धौस जमाता है कि हाँ ये पूरा पार्क मेरा है, ऐसा है वैसा। तो ये इनइक्वालिटीज़ ख़त्म हो जानी चाहिए। अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बात करें अगर, तो अपॉर्चुनिटीज़ में हम देखते हैं कि जैसे कि आप 12th पास हो, लेट्स अज्यूम, या आप ग्रेजुएट हो, कोई दूसरा बंदा भी ग्रेजुएट है, तो दोनों के पास अपॉर्चुनिटी सेम है कि हर कोई यूपीएससी के एग्ज़ाम में बैठ सकता है। अब ऐसा नहीं है कि ये ग्रेजुएट है और इसके पास पैसे कम है तो ये बैठ नहीं सकता, ऐसा नहीं है। दोनों लोग के पास पूरे चांसेस हैं कि दोनों लोग इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं, ठीक है। ये था अपॉर्चुनिटीज से रिलेटेड। थोड़ा ज़्यादा डिटेल में चले गए शायद, मे बी ना। नेक्स्ट आर्टिकल पे आते हैं, 39, आर्टिकल 39 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली नहीं था। ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जोड़ा गया है, जहाँ पे सिटीजन को सिक्योर करने की बात करी जाती है। एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, मतलब किसी को जीने के लिए जो बेसिक चीज़ें चाहिए, पानी, हवा, रहना, खाना, बिजली, ये सारी चीज़ें मिले, ये हुआ सिक्योर, सिटीजन को सिक्योर करना। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ कम्युनिटी फॉर द कॉमन गुड, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। पता चला अंबानी है, अंबानी ने पूरे देश के सारे चावल लेके खरीद लिए, अब उसको बहुत हाई रेट पे बेच रहा है, कोई खरीद नहीं पा रहा, गरीब आदमी नहीं खरीद पा रहा। ऐसे में क्या होगा, इनइक्वालिटी बढ़ेगी और आप साथ ही साथ जो एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड है वो नहीं मिल पा रहा है लोगों को, है ना। तो यही बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो मटेरियल रिसोर्सेज होते हैं ना, इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए वो इक्विटेबल होना चाहिए। जैसे आप राशन शॉप जाते हो तो राशन शॉप से जितने भी लोग बिलो पॉवर्टी लाइन के हैं, है ना, उनको राशन प्रोवाइड किया जाता है और सबको बराबर बराबर राशन दे दिया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। तो ये है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ कम्युनिटी, ठीक है। नेक्स्ट, प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, मतलब किसी एक के पास ज़्यादा वेल्थ नहीं जनरेट होनी चाहिए, सबके पास बराबर बराबर पैसे होने चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल, अभी हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ कुछ ऐसे रिच बिजनेसमैन हैं जो बहुत ज़्यादा रिच होते जा रहे हैं और जो पुअर पीपल्स हैं उनकी पॉवर्टी और बढ़ती जा रही है। फिलहाल एक रिपोर्ट ने बताया कि हमारे यहाँ ये जो डिफरेंस है वो थोड़ा सा कम हो रहा है ना, लेकिन स्टिल पुअर लोग अभी भी बढ़ते जा रहे हैं, मतलब पॉवर्टी बढ़ती जा रही है। तो हमें ये जो गैप है ना, वेज गैप, वो कम करना होगा। ऐसा करना होगा कि गरीब आदमी भी कमाए तो इतना अच्छा खासा कमा सके और अमीर आदमी भी कमाए तो बहुत अच्छा खासा कमा सके, बहुत ज़्यादा डिफरेंस ना रहे। अगर ज़्यादा डिफरेंस होगा तो हमारी सोसाइटी में कहीं ना कहीं एक डिफ्रेंशिएशन पैदा होगा। प्रिवेंशन ऑफ हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर, मतलब आपको देखो हेल्थ की और स्ट्रेंथ, वर्कर की हेल्थ की और स्ट्रेंथ की प्रिजर्वेशन करनी है, मतलब कि बचा के रखना है। ऐसा नहीं है कि आप उससे 24 घंटे काम करा लो, है ना। आपको जो टाइम दिया गया है 8-9 घंटे, आप उतने में ही काम करा सकते हो, उसके बाद काम करवाना अलाउड नहीं है। उसके बाद अगर आप काम कराते हो तो आपको उसको ओवर टाइम के पैसे, मतलब ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। ये हमारे कंपनी लॉज वगैरह में दिया हुआ है, अलग अलग चीज़ों का अलग अलग लॉज है। ओवरऑल यहाँ बताया गया कि हेल्थ और स्ट्रेंथ को बचाना है वर्कर की। चिल्ड्रन अगेंस्ट फोर्सिबल अब्यूज़, अब चिल्ड्रन के अगेंस्ट कोई फोर्सिबली अब्यूज़ नहीं होनी चाहिए क्योंकि चिल्ड्रंस हैं, चिल्ड्रन अपने अधिकार जानते नहीं हैं। अब उनका कोई अब्यूज़ मतलब शोषण करे, ये चीज़ भी नहीं होनी चाहिए। इसका भी पूरा ध्यान देती है गवर्नमेंट, और ये किसके अंडर में, आर्टिकल 39 के अंडर में, सोशलिस्ट अप्रोच जो है उसके अकॉर्डिंग। हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन की अपॉर्चुनिटी, है ना, जैसे कि गवर्नमेंट जो है मिड डे मील स्कीम के थ्रू क्या करती है, जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको एक टाइम का खाना फ्री प्रोवाइड करती है
और उसमें फोर्टिफिकेशन भी कर रही है ना, न्यूट्रिएंट फोर्टिफिकेशन भी कर रही है। जैसे चावल के साथ उसमें और भी न्यूट्रिएंट मिला के दे दिए गए, नमक वगैरह और मिला दिया, जिससे कि जो इनकी न्यूट्रिएंट की नीड्स हैं चिल्ड्रन की हेल्दी डेवलपमेंट की, वो प्रॉपर तरीके से फुलफिल हो सके। आर्टिकल 39 ये कहता है कि इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड टू द पुअर। गरीब आदमी को फ्री लीगल एड मतलब उसको वकील फ्री में प्रोवाइड किया जाए, सरकारी वकील मिल जाएंगे, ये बोला गया आर्टिकल 39A में। 41 ये कह रहा है राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन, राइट टू पब्लिक असिस्टेंस। मतलब कि अनएम्प्लॉयमेंट या फिर ओल्ड एज या फिर सिकनेस और डिसेबल्ड के केसेस में सिटीजन को काम करने का अधिकार मनरेगा के थ्रू दिया गया है। राइट टू एजुकेशन एक्ट है हमारे यहाँ पे। राइट टू पब्लिक असिस्टेंस मतलब कि कोई बूढ़ा व्यक्ति है तो उसको पब्लिक असिस्टेंस मिलनी चाहिए। अभी तक हमारे यहाँ ऐसा कुछ खास देखने को नहीं आया कि बूढ़े लोगों के लिए कोई असिस्टेंस वाला, पब्लिक असिस्टेंस वाला कुछ चल रहा हो गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन आने वाले टाइम में हम उम्मीद कर सकते हैं कि ऐसा कुछ इम्प्लीमेंट होगा, ऐसे लॉज, ऐसे पॉलिसीज़, ऐसी स्कीम्स गवर्नमेंट लेकर के आएगी। अभी तक तो इसका ऐसा कुछ भी नहीं है। राइट टू एजुकेशन है, राइट टू वर्क है, इतना है। आर्टिकल 42 मेक प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मेटर्निटी रिलीफ। मतलब कि वर्क की ह्यूमन कंडीशन होनी चाहिए, मेटर्निटी रिलीफ मतलब कि अगर कोई वुमेन प्रेग्नेंट है तो उनको मेटर्निटी रिलीफ प्रोवाइड करनी चाहिए। ह्यूमन कंडीशन का मतलब है ऐसा नहीं है कि एकदम गंदी सी जगह है, आप गंदी जगह में लोगों को काम करने को भेज दिया और कह रहे हैं जब तक काम नहीं करोगे हम पैसे नहीं देंगे। यार आपको जगह भी तो सही साफ़ सुथरी बनानी चाहिए, वॉशरूम्स क्लीन रहे, जगह रहे वो हेल्दी रहे, सैनिटेशन प्रॉपर हुआ रहे वहाँ पे। ये सारी चीज़ें इंश्योर करना जो कोई भी गवर्नमेंट का एक तो काम है, और दूसरी बात जो एम्प्लॉय कर रहा है लोगों को उनका भी ये काम बनता है। फिर आर्टिकल 43 ये भी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड हुआ है। सिक्योर अ लिविंग वेज मतलब एक कुछ डिसेंट वेज होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप किसी को 10 रुपये में रख रहे हो, 10 रुपये में तो कुछ आता भी नहीं है ना आज के टाइम में, तो ये नहीं होना चाहिए। आप उनको प्रॉपर एक ऐसी वेज दो जिससे कि वो अपना घर तो चला सके, अपना पेट तो भर सके एटलीस्ट, है ना। इसके बाद टेक स्टेप टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। मतलब कि वर्कर का पार्टिसिपेशन होना चाहिए इंडस्ट्रीज़ के मैनेजमेंट में, ठीक है। जैसे कि एक इंडस्ट्री चल रही है तो अब इसके वर्कर से कभी कोई पूछता है? कोई नहीं पूछेगा। इसके जो हेड्स होते हैं वो हमेशा डिसीजंस लेते हैं अपने मन से, तो अगर वर्कर से भी पूछा जाए तो ये एक अच्छा वेलफेयर अप्रोच होगी, एक सोशलिस्ट अप्रोच होगी, जहाँ पे सबको ये कवर करके चलेंगे, सबके हिसाब से काम करेंगे, तो इनकी इंडस्ट्री जो और ज़्यादा बेटर तरीके से भी रन करेगी और वर्कर्स को भी लगेगा कि हाँ हमारी भी इंपॉर्टेंस इस इंडस्ट्री में है। तो ये भी आर्टिकल 43 में सोशलिस्ट अप्रोच है। अब देखिए सोशलिस्ट अप्रोच में क्या है कि यहाँ पे गवर्नमेंट का काम है पॉलिसीज़ बनाना, पॉलिसी फ्रेम करेगी गवर्नमेंट और इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करेंगे जो एग्जीक्यूटिव्स हैं वो, और साथ ही साथ जो कंपनीज़ हैं, जो कंपनीज अपने यहाँ कर रही हैं वो इसको इम्प्लीमेंट करने का काम करेंगे, ठीक है। मतलब ये ओवरऑल सब के लिए, ऐसा मैं ओनली इंडिविजुअल कंपनी के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि जैसे कंपनी में वर्कर्स होते हैं तो उनका पार्टिसिपेशन होता है, तो वो पार्टिसिपेशन कह रहे हैं कि उनका पार्टिसिपेशन करना चाहिए, कि हाँ उनको पार्टिसिपेट करवाना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए। तो गवर्नमेंट को भी ऐसे ही कुछ काम करने चाहिए जहाँ पे वो पब्लिक से पूछ के चीज़ों को लेके आए। रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, अभी मैंने बताया कि मिड डे मील्स में लोगों को राशन प्रोवाइड करने में फूड फोर्टिफिकेशन किया जा रहा है। फूड फोर्टिफिकेशन पे मैंने काफ़ी बड़ा एक वीडियो बनाया है, फूड फोर्टिफिकेशन पे, न्यूट्रिशन पे, फूड सिक्योरिटी पे एक वीडियो मैंने अच्छा खासा बना रखा है। इसमें अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं यहाँ पे आई बटन के पास इसका लिंक डाल दूँगा, ठीक है। फिलहाल आप चेक करोगे तो उसमें प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा फूड फोर्टिफिकेशन का। और वही बता रहे हैं कि यहाँ पे खाने में जो है और ज़्यादा न्यूट्रिएंट मिला के लोगों को दिया जाएगा जिससे कि पब्लिक हेल्थ जो हो वो इम्प्रूव हो, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वो भी इम्प्रूव हो और न्यूट्रिशन लेवल भी इम्प्रूव हो। इससे क्या होगा, जब लोग हेल्दी होंगे तो नेशन हेल्दी होगा, और नेशन हेल्दी होगा तो इसका डेवलपमेंट भी अच्छा होगा। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे सामने आता है NIA फाइल्स चार्ज शीट। अब NIA किसकी चार्ज शीट फाइल कर रही है, क्या कर रही है, किसका मर्डर हुआ, ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट हमारे लिए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से रिलेटेड एक न्यूज़ मैं बता देता हूँ जो कि एग्ज़ाम में पूछ सकता है। जैसे कि NIA ने ऑर्गेनाइज किया था 2 दिन का ब्रिक्स सेमिनार वर्चुअली,
2 दिन का ब्रिक्स सेमिनार था, जहाँ पे ब्रिक्स कंट्रीज आप जानते ही हैं, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इनका एक सेमिनार इन्होंने अरेंज किया था एनआईए ने, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जहाँ पे ये बात कर रहे थे टेररिस्ट पर्पस रोल ऑफ डिजिटल फॉरेंसिक्स इन टेररिस्ट इन्वेस्टिगेशंस। किस तरह से इंटरनेट का मिसयूज़ किया जा रहा है टेररिस्ट पर्पसेस के लिए, और डिजिटल फॉरेंसिक्स का टेररिस्ट इन्वेस्टिगेशन में क्या रोल होगा। ये क्यों कर रहे हैं ब्रिक्स पे? अरे भाई, इंडिया की है एनआईए, इंडिया की ब्रांच है ना, इंडिया की एजेंसी है, इंडिया के लिए काम करना चाहिए। क्यों चले गए ब्रिक्स के पास, है ना? क्यों यूएनएससी में अपनी बात, ऑब्वियसली इंडिया यूएनएससी में बात करेगा, G20 में बात करेगा, इन सब चीज़ों से रिलेटेड क्यों कर रहे हैं? रीज़न ये है कि जब हम नेशनल लेवल पे, क्योंकि टेररिज्म जो है एक नेशनल इशू है ना, अगर टेररिज्म इंडिया को इफेक्ट कर रहा है तो कहीं ना कहीं अदर कंट्रीज़ को भी इफेक्ट करेगा, यूएसए को भी करेगा, सब कंट्रीज़ को करेगा। तो वो चीज़ें हमें ध्यान देनी होगी कि इसी वजह से ये नेशनल लेवल पे इसको डिस्कस कर रहे हैं, जिससे अदर कंट्रीज़ का इन्वॉल्वमेंट जब रहेगा तो टेररिज्म को कर्ब करना ज़्यादा इजी हो जाएगा। यही बात है, इस वजह से ये इसको नेशनल लेवल पे कर रहे हैं। तो ये है, ये कह सकते हैं कि ये उनका मतलब टॉपिक है। ये 13-14 अप्रैल को हुआ था 2021 में, और इसको यूनियन होम सेक्रेटरी जी ने इनॉग्रेट किया था पूरी तरह से। तो डेट मतलब अप्रैल 2021, 13-14 अप्रैल 2021, और इसका टॉपिक क्या था? मिसयूज़ ऑफ इंटरनेट फॉर टेररिस्ट पर्पसेस एंड रोल ऑफ डिजिटल फॉरेंसिक इन टेररिस्ट इन्वेस्टिगेशन। आगे बढ़ते हैं। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी करती क्या है? ये सेंट्रल काउंटर टेररिज्म लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है, ठीक है? मतलब कि सेंट्रल एजेंसी है, टेररिज्म को काउंटर करने का काम करती है। और आगे बढ़ते हैं। ये 2008 में क्रिएट हुई थी मुंबई टेरर अटैक के बाद। मुंबई टेरर अटैक इतना बुरा था कि उसके लिए हमें नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को सेटअप करना पड़ा। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी टेरर के केसेस को स्टडी करती है, इन्वेस्टिगेट करती है, और इसको परमिशन भी नहीं लेनी पड़ती किसी पर्टिकुलर स्टेट से उस स्टेट के अंदर इन्वेस्टिगेट करने के लिए, क्योंकि ये नेशनल लेवल की एजेंसी है और इसको सेंट्रल से ये परमिशन दी गई है कि आप किसी भी स्टेट में जाके अपनी इन्वेस्टिगेशन को अच्छे से कर सकते हो। एजेंसी जो है टेरर ऑफेंसेस को इन्वेस्टिगेट करती है। वेजिंग वॉर अगेंस्ट द कंट्री, अगर कोई कंट्री के अगेंस्ट वॉर कर रहा है तो उसके अगेंस्ट भी इन्वेस्टिगेशन करती है। न्यूक्लियर फैसिलिटीज से रिलेटेड जो ऑफेंसेस होते हैं उनके अगेंस्ट भी इन्वेस्टिगेशन करती है। ये जो है हमने अभी बता दिया, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 2008 के थ्रू पार्लियामेंट इसको लेकर के आया था। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर ही वर्क करती है, इसीलिए हमने देखा कि जो ब्रिक्स का यहाँ पे मीटिंग थी 2 दिन की, इसमें इनॉग्रेट करवाया यूनियन होम सेक्रेटरी श्री अजय कुमार भल्ला जी ने। एजेंसी हेडक्वार्टर इन न्यू दिल्ली एंड हैज़ 8 रीजनल ऑफिसेज अक्रॉस इंडिया। एजेंसी का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में और 8 रीजनल ऑफिसेज हैं पूरे इंडिया में। ये डायरेक्टर जनरल या फिर एक मतलब कि आईपीएस ऑफिसर के द्वारा हेड करी जाती है। एनआईए जो है मोस्ट वांटेड लिस्ट भी मेंटेन करने का काम करता है। एनआईए अमेंडमेंट एक्ट 2019 ने इनको कुछ और पावर्स भी प्रोवाइड करी, और ये जो एक्ट था वो ऑब्वियसली पार्लियामेंट के द्वारा ही पास किया जाएगा, और प्रेसिडेंशियल एसेंट इसको 2019 जुलाई में मिली। इसमें कुछ मेजर चेंजेस आए ओरिजिनल एक्ट 2008 से थोड़ा सा अलग, जैसे कि अब इनको पावर मिल गई कि अब ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग में भी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। करेंसी से रिलेटेड, बैंक नोट से रिलेटेड जो ऑफेंसेस हैं उनमें भी इन्वेस्टिगेट करेंगे। अगर कोई प्रोहिबिटेड आर्म्स है तो उनको भी सेल या मैन्युफैक्चर किया जा रहा है तो उनमें भी इन्वेस्टिगेशन करी जाएगी। एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेज में अगर कुछ बात है तो वो भी इन्वेस्टिगेट करेंगे। और साइबर टेररिज्म मतलब कि साइबर थ्रेट जो होते हैं, साइबर क्राइम जो होते हैं, उनसे रिलेटेड जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ होती हैं उनको भी इन्वेस्टिगेट नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ही करती है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में। नेक्स्ट आर्टिकल ज़्यादा कुछ खास तो नहीं, यहाँ पे काशी तमिल संगमम विल यूनाइट द कंट्री, कनेक्ट डिफरेंट लैंग्वेजेस, सेज अमित शाह। मतलब कि यहाँ पे होम मिनिस्टर अमित शाह जी कह रहे हैं कि काशी तमिल संगमम, मतलब काशी जो कि वाराणसी में है और तमिल संगमम, इनका मिलना, ये काशी है और ये तमिलनाडु है, इन दोनों के कल्चर को यूनाइट करने की प्रैक्टिस करी जा रही है
काशी के लोगों को तमिलनाडु भेजने की कोशिश करी जा रही है, मतलब जस्ट फॉर टूरिज़्म, और तमिलनाडु के लोगों को काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए थोड़ा सा उकसाया जा रहा है, बोला जा रहा है कि आप जाइए, घूमिए, जिससे कि जो कल्चर है वो थोड़ा बहुत स्प्रेड हो सके, कल्चर स्प्रेड हो सके, साउथ का कल्चर नॉर्थ में आ सके, नॉर्थ का कल्चर साउथ में आ सके। नॉर्थ साउथ बोलने का मतलब ये नहीं है कि दोनों अलग हैं, नॉर्थ साउथ बोलने का बस इतना सा मतलब है कि ये थोड़ा सा नॉर्दर्न एरिया में आता है, वो सदर्न एरिया में आता है। बाकी इसमें हम डिवीज़न नहीं कर रहे, बिल्कुल भी डिवीज़न करने की ज़रूरत नहीं, हमें अलग नहीं समझना है, क्योंकि इंडिया यूनाइटेड है और इंडिया को हमें भागों में नहीं बांटना है कि वो नॉर्थ इंडिया है, ये साउथ इंडिया है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे काशी तमिल संगमम ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो यही बात है, इसमें कुछ खास ज़्यादा नहीं है, कल्चर के स्प्रेड के लिए किया जा रहा है और डिफरेंट लैंग्वेजेस का भी स्प्रेड होगा। और ओवरऑल ये चाहते हैं कि जब लोग मिल जाएंगे तो हिंदी को ईजिली समझ सकेंगे और हिंदी को यहाँ की नेशनल लैंग्वेज घोषित कर दिया जाएगा, यही ये चाहते हैं, इसलिए इस चीज़ को पूरा किया जा रहा है। लेकिन इन्होंने ऐसा बोला नहीं है, इन्होंने ऐसा बोला नहीं है, ये इंडिकेशंस है बस, ऐसा कुछ प्रूफ नहीं है कि करेंगे। हाँ, आने वाले टाइम में कर सकते हैं। फिर आते हैं वायनाड राइस फेस्टिवल प्रमोट्स क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप्स। क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप्स क्या है? जो क्लाइमेट को थोड़ा सा बचा के चलें, क्लाइमेट के लिए अच्छी क्रॉप्स हों, उनकी बात करी जा रही है। वायनाड राइस फेस्टिवल इसको प्रमोट करता है। अब वायनाड राइस फेस्टिवल प्रमोट करता है क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप्स, तो क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप से रिलेटेड थोड़ा सा और एक इंफॉर्मेशन देख लिया जाए। जैसे राइस वेराइटीज MTU 1010, स्वर्ण, नवीन, HKR 127 हैव बिन एडिटेड फॉर स्पेसिफिक जीन्स। इनको एडिट किया गया, ये राइस की वैरायटीज़ हैं, ये देख रहे हैं आप, स्वर्ण, नवीन, HKR 127, ये राइस की क्या है, वैरायटीज़ हैं। इनको एडिट किया गया है, इनके जीन्स को एडिट किया गया। अब जीन्स तो आप जानते हो ना कैसे होते हैं, उनको थोड़ा सा एडिट किया गया फॉर स्पेसिफिक जीन्स, मतलब कि जीन्स में कई इंफॉर्मेशन होती है। अब जब उनके स्पेसिफिक जीन्स फॉर उनको एडिट किया गया और उसमें से जो बुराइयां थी उनको निकाल दिया गया, ठीक है। और जितनी भी अच्छी चीज़ें थी, जैसे कि ड्रॉट रेजिस्टेंस वाली प्रॉपर्टीज़ उनमें डालने की कोशिश करी गई। ड्रॉट रेजिस्टेंस मतलब सूखे में भी वो क्रॉप्स ईजिली ग्रो कर सकेंगी, उनको कोई हार्म नहीं होगा। सॉल्ट स्ट्रेस टॉलरेंस, सॉल्ट स्ट्रेस टॉलरेंस कहाँ होता है? जैसे कि जहाँ पे खारा पानी ज़्यादा होता है समुद्र के पास, तो उन सब एरियाज़ में सॉल्ट का स्ट्रेस ज़्यादा देखने को मिलता है, तो उनके भी टॉलरेंट वो रहेंगी ईजिली सॉल्ट वाली, मतलब कि मार्शी जो वाटर होता है उनमें भी वो क्रॉप सर्वाइव कर सकती है, राइस की क्रॉप सर्वाइव कर सकती है और हाई यील्ड भी होती है। अभी तक इन राइस की वैरायटीज़ को इंट्रोड्यूस नहीं किया गया, क्यों? क्योंकि क्या होता है कि ये जो जीन एडिटेड क्रॉप्स होती हैं, ये कभी कभी ऐसा होता है कि क्योंकि इनके पास कई ज़्यादा पावर्स हैं, जैसे ड्रॉट रेजिस्टेंस है, सॉल्ट स्ट्रेस टॉलरेंस है, हाई यील्ड है, तो ईजिली ये क्या होंगे, अगर इस एरिया में इनको ग्रो किया जाए तो एक थोड़ा सा रिस्क होता है कि ये और भी जगह क्या हो सकती हैं, स्प्रेड हो सकती हैं, और बाकी क्रॉप्स को क्या करेंगी, ये ख़राब कर देंगी। तो ये थोड़ा सा रिस्क होता है, इस वजह से अभी इनको इंट्रोड्यूस नहीं किया जा रहा है। और इसके लिए बोला भी गया है कि इन सब क्रॉप्स को हमें सिर्फ और सिर्फ लैब में ही ग्रो करना चाहिए, नॉर्मल फील्ड्स में लेकर के अभी नहीं आना चाहिए, क्योंकि इंडिया की जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो इतना बढ़िया नहीं है कि हम लोग इस पर कोई एक्सपेरिमेंट इस तरह का कर सकें जिससे बाकी क्रॉप्स भी इफेक्ट हो। लेकिन ये अच्छी बात भी है, कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव चीज़ें शो कर रहा है। रिस्क है निगेटिविटी का, लेकिन पॉजिटिव चीज़ें भी सामने नज़र आ रही हैं। क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर क्या होता है? ये एक अप्रोच होती है जिसमें सस्टेनेबली यूजिंग एग्जिस्टिंग नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब कि जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका सस्टेनेबल यूज़ करके क्रॉप और लाइव स्टॉक प्रोडक्शन सिस्टम को ऐसा बनाया जाए कि वो लॉन्ग टर्म हायर प्रोडक्टिविटी पे वर्क करे, मतलब कि लंबे समय तक प्रोडक्टिविटी बढ़ी रहे। फार्म इनकम अंडर क्लाइमेट वेरिएबिलिटीज़, मतलब कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है बट स्टिल जो फार्म की इनकम है वो इंक्रीज हो रही है। तो मतलब कि कुछ ऐसा यूज़ जहाँ पे हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज को सस्टेनेबल वे में यूज़ करें और जो लाइव स्टॉक प्रोडक्शन है या फिर क्रॉप का प्रोडक्शन है उसका वो लॉन्ग टर्म हायर प्रोडक्टिविटी दे और इनकम को भी लंबे समय तक बढ़ा के चलता रहे, चाहे जितना क्लाइमेट वेरिएट होता जाए तब भी। नेक्स्ट आर्टिकल आता है 5 एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स ऑफ केरला गेट GI टैग। अभी रिसेंटली 5 एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट हैं केरला के जिनको GI टैग मिला है, और अब
एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट की लिस्ट में अगर हम देखें तो केरला के पास 17 ऐसे जीआई टैग वाले प्रोडक्ट्स हो गए हैं। नाउ इसमें 5 एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में अगर हम नाम देखें तो नाम में आता है कि अट्टापडी अट्टू कोम्बू अवारा, मतलब ये बीन्स हैं। फिर अट्टापडी थुआरा रेड ग्राम्स हैं, लाल चने। ओनाटुकारू इल्लू ये सीसम है। और कनाथलूर वट्टावाड़ा वेलुथुली गार्लिक, ये गार्लिक है। और स्नैप मेलन कोडुंगलूर पुट्टू वेलारी, मतलब ये कुछ नाम है जो कि वहाँ की लैंग्वेज में है ना। केरला के हैं तो केरला की लैंग्वेज में होंगे, केरल लैंग्वेज में ना, केरला की लैंग्वेज में। तो इस वजह से इनके जो नाम हैं थोड़े से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हैं। आपको नाम तो याद करना ही पड़ेगा, ऑब्वियसली ये जीआई टैग्स हैं, अभी भी आए हैं तो नाम तो याद करना ही पड़ेगा। जीआई टैग के बारे में हम लोग किसी और दिन डिस्कस करेंगे क्योंकि ऑलरेडी ये वीडियो आधा घंटा हो चुका है। नाउ केरला हैज़ बीन अवॉर्डेड 5 जीआई टैग फॉर इट्स एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। केरला को 5 जीआई टैग मिले। अब केरला के पास कितने जीआई टैग हैं टोटल, मतलब एग्रीकल्चर और बाकी सब मिला के, तो वह 432 टोटल केरला के पास जीआई टैग्स हैं। तो जीआई टैग जो होता है ये दिया जाता है किसी न किसी स्पेशल रीजन की वजह से, जैसे कि कुछ यूनिक फीचर्स होते हैं प्रोडक्ट के, तो फिर वो क्या करते हैं कि एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशन को बेटर बनाने के लिए, एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशन के साथ अच्छे तरीके से एडजस्ट होने वाली क्रॉप्स होती हैं उनको जीआई टैग दे दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा कि पहली अट्टापडी अट्टू कोम्बू अवरा, ये जो है अट्टापडी रीजन में ग्रो होती है, पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे, और ये गोट के हॉर्न की तरह कव्ड होती है। एंड इट्स नेम इंडिकेट्स, मतलब कि यहाँ पे इसका जो नाम है वो यही बताता है कि ये गोट के हॉर्न की तरह कर्व्ड रहती है, ये इस तरह से कर्व्ड रहती है, ये गोट के हॉर्न इस तरह होते हैं ना, इस तरह से कर्व्ड रहती है। इट्स हायर एंथोसायनिन कंटेंट, इसमें बहुत ज़्यादा एंथोसायनिन कंटेंट भी पाया जाता है, ठीक है, कंपेयर टू अदर डॉलिचोज बीन्स, बाकी बीन्स के कंपैरिजन में इसमें ज़्यादा ये पाया जाता है, ठीक है। क्या पाया जाता है? एंथोसायनिन कंटेंट, जो कि वायलेट कलर इसे देता है, इसके स्टेम को और इसके फ्रूट्स को। हम देख सकते हैं यहाँ डायग्राम में, ये आई थिंक इसमें ये वाला है, ये गोट के हॉर्न की तरह, और इसी के बारे में बात करी जा रही है। इसी तरह से बाकी क्रॉप्स में भी कुछ ना कुछ बात होती है, जैसे कि अट्टापडी थुआरा हैज़ सीड वाइट विद वाइट कोट, मतलब कि इसके जो सीड्स होते हैं वो वाइट कोटिंग होती है इनके सीड्स पे, ये बड़े होते हैं एंड हैव हायर सीड वेट दैन द रेगुलर वैरायटी, और इनका सीड का जो वेट होता है वो रेगुलर वैरायटी से बहुत ज़्यादा बड़ा देखने को मिलता है, जैसे कि हम ये देख सकते हैं यहाँ पे। इसी तरह से बाकी में भी रहता है, लेकिन अगर हम इतने ज़्यादा माइन्यूट डिटेल्स को याद करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। टाइम लगता है बट इतने ज़्यादा डिटेल्स में जाना प्रॉफिटेबल नहीं होता। हमारा जो टाइम के हिसाब से जितना प्रॉफिट मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाता। इसके बाद और क्रॉप है, जैसे कि डेविकुलम ब्लॉक पंचायत इन इडुक्की कंटेन हायर अमाउंट ऑफ सल्फाइड, इसमें सल्फाइड्स बहुत ज़्यादा होते हैं, फ्लेवोनॉइड्स और प्रोटीन भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। किसमें? ये कंथलूर वट्टावाड़ा, इसमें जो है प्रोटीन, सल्फाइड, फ्लेवर ये सब देखने को ज़्यादा मिलते हैं। बाकी 2 क्रॉप्स भी हैं लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल आता है इलेक्शन रिजल्ट्स एंड डेंजर्स ऑफ फॉल्स एक्सप्लेनेशन। अब इलेक्शन के रिजल्ट क्या आते हैं, उनका एक्सप्लेनेशन क्या होता है, हम लोग इतना ज़्यादा मतलब ये हमारे लिए बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं होगा। इलेक्शन के रिजल्ट क्या आ रहे हैं और उसका फॉल्स एक्सप्लेनेशन क्या किया जा रहा है, अब ये तो पर्टिकुलर डिपेंड करता है ना कौन एक्सप्लेनेशन दे रहा है। लेकिन इलेक्शन के रिजल्ट अगर गलत आते, मे बी अगर कुछ उसमें गलत होता तो हमें पढ़ने की ज़रूरत थी, यहाँ पे अभी इसे पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑल नेशन मस्ट कम टुगेदर अगेंस्ट ग्रुप ऑफ टारगेटिंग सिविलियंस, मतलब कि टेरर से लड़ने के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि जिस सारी कंट्रीज़ को साथ में आना चाहिए, किसके अगेंस्ट? उस ग्रुप के अगेंस्ट जो कि सिविलियंस को टारगेट करता है। सिविलियंस को टारगेट कौन करता है? ऑब्वियसली टेररिस्ट होते हैं जो सिविलियंस को टारगेट करते हैं किसी अदर कंट्री के,
और फिर उन्हें किल करते हैं। ठीक है, तो एस जयशंकर जी हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं, वो इस चीज़ को लेकर के आ रहे हैं और जितने भी ग्लोबल लेवल्स हैं, है ना, जैसे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इन सब जगहों पे वो इन बातों को रख रहे हैं। उनका कहना है कि ये जो डबल स्टैंडर्ड है ना, डबल स्टैंडर्ड का मतलब कि अगर आपकी कंट्री पे, जैसे लेट्स अज्यूम कंट्री ए है और कंट्री एक इंडिया, हमारा प्यारा इंडिया, और एक कंट्री ए है, तो कंट्री ए के लिए अगर कोई टेररिस्ट बड़ा थ्रेट बनता है तो वो आप टेररिस्ट बोल दो, लेकिन किसी और कंट्री के लिए जो थ्रेट बन रहा है आप उसको टेररिस्ट नहीं बोलोगे। ये होता है डबल स्टैंडर्ड। ठीक है, तो इस डबल स्टैंडर्ड को ख़त्म करने की बात कही गई है। उन्होंने, एस जयशंकर जी ने बोला है कि ये जो डबल स्टैंडर्ड है इसे ख़त्म करना चाहिए। ऑब्वियसली इंडिया ने बोला ये चीज़, डबल स्टैंडर्ड ख़त्म होना चाहिए। अगर कोई टेररिस्ट है तो उसको टेररिस्ट मानिए, चाहे वो इंडिया के लिए हो या फिर किसी और अदर कंट्री के लिए हो। ठीक है, तो उसे टेररिस्ट मानना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपका जो मल्टीलेटरल मैकेनिज़्म होना चाहिए वो बहुत ओपेक होना चाहिए एंड एजेंडा ड्रिवन होना चाहिए। मतलब कि ओपेक मतलब कि एकदम क्लियर होना चाहिए कि आप किस बेसिस पे टेररिज्म डिफाइन करते हो, टेररिस्ट किसे मानते हो, तो वो बहुत क्लियर होना चाहिए। वरना अभी ऐसे कोई कहेगा कि ये टेररिस्ट है, कोई कहेगा वो टेररिस्ट है, लेकिन जब आप एक टेररिस्ट की डेफिनेशन या टेररिज्म की डेफिनेशन बना दोगे तो उससे फिर जो डिस्प्यूट्स है ना टेररिस्ट को लेकर, ये टेररिस्ट है या नहीं, वो ख़त्म हो जाएंगे। इस तरह से अभी कई सारी बातें होनी है, बट हमें किस पे फोकस करना है, काउंटरिंग टेरर, मतलब टेरर को ख़त्म कैसे किया जाए। और ये हमारी इंटरनल सिक्योरिटी के उसमें आ जाता है, और इंटरनल सिक्योरिटी हम लोग अलग से डिस्कस जब करेंगे तब हम इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम देख सकते हैं कोऑर्डिनेट एफर्ट ऑन टू कर्ब चाइनीज़ लोन ऐप, सेज फाइनेंस मिनिस्टर। फाइनेंस मिनिस्टर का कहना है कि जो एक एफर्ट जो है कोऑर्डिनेटेड एफर्ट होना चाहिए जिससे कि हम चाइनीज़ लोन ऐप को क्या कर सकें, रोक सकें। क्यों? क्योंकि चाइनीज़ लोन ऐप क्या करते हैं, वो कहते हैं कि हम आपको तुरंत पैसे दे देंगे। आप पैसे दे तो दिए, लेकिन उनके इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, बहुत ज़्यादा हाई, 50% लगा दिया इंटरेस्ट रेट पर महीने का। अब आपने 10,000 रुपये लिया और अगले 1 महीने बाद आपको 15,000 देना पड़ेगा उसको। तो कहीं में क्या होता है 100% होता है। तो ये मतलब एक तरह से फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़ हैं जहाँ पे एक देयर शुड बी एक बार होना चाहिए ना कि आप इतना ही परसेंटेज लगा सकते हो, साल भर का इतना परसेंट ले सकते हो, है ना, महीने भर का इतना परसेंट ले सकते हो। लेकिन चाइनीज़ आप, क्योंकि वो बाहर के होते हैं तो उनके ऊपर ये लेजिस्लेशन लगना चाहिए, लेकिन वही है कि फ्रॉडलेंट एक्टिविटी से वो पहले तो गवर्नमेंट ट्रेस करे या कोई जाके कंप्लेन करेगा तब पता चलेगा। अब कंप्लेन नहीं किया और वो फंस गया, उसने पे कर दिया तो पता ही नहीं चला। इस तरह से चाइनीज़ ऐप जो हैं इंडिया में एक तरह का फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं। और इसीलिए जो हमारी निर्मला सीतारमण जी हैं फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने बोला कि हमें कोऑर्डिनेटेड एफर्ट करना चाहिए जिससे कि हम चाइनीज़ लोन ऐप को रोक सकें। इसके लिए जो जनता है उसको सामने आना पड़ेगा, जनता को अपनी तरफ से स्टेप्स उठाने पड़ेंगे। जब तक जनता स्टेप नहीं उठाती तब तक इसे कर्व करना थोड़ा सा मुश्किल है। फिर यहाँ पे चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन जो है उनको अनरजिस्टर करने की बात, मतलब कि गवर्नमेंट टू एक्ट ऑन अनरजिस्टर्ड चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन। जो अनरजिस्टर्ड चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ठीक है, उससे थ्रेट क्या होता है, थ्रेट ये होता है कि उन चाइल्ड का क्या होगा, क्योंकि अनरजिस्टर्ड है। तो अनरजिस्टर्ड है तो पूरा डेटा अवेलेबल नहीं है कि गवर्नमेंट के पास उनका। अब डेटा अवेलेबल नहीं है, कितने बच्चे वहाँ पे हैं, कितने बच्चों को उन्होंने मतलब कि जैसे कोई अडॉप्ट करने दिया, या चाइल्ड केयर है तो कितने बच्चे हैं और कितने रहे हमेशा, वो चेक करना काम किसका है, गवर्नमेंट का है। अब इन गवर्नमेंट के पास डेटा ही नहीं कि हाँ 10 बच्चे हैं, 20 बच्चे हैं, 50 बच्चे हैं। इन्होंने एक बच्चा उठा के किसी को सेल कर दिया तो क्या होगा, इनको पैसा मिल गया और गवर्नमेंट को पता भी नहीं चला, लेकिन उस बच्चे की लाइफ के साथ बहुत मतलब कह सकते हैं कि एक इनजस्टिस हुआ, उसकी पूरी लाइफ ख़राब हो गई। तो इन सब चीज़ों से बचाने के लिए गवर्नमेंट ये कह रही है कि गवर्नमेंट जो है अब एक्ट करेगी अनरजिस्टर्ड चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस पे। आगे बढ़ते हैं। लिंकिंग ऑफ आधार एंड इलेक्टोरल आईडी इज़ वॉलंटरी, सेज रिजिजू। हमारे जो लॉ मिनिस्टर हैं किरण रिजिजू जी, उनका कहना है कि आधार कार्ड को इलेक्टोरल आईडी से लिंक करना आपके लिए वॉलंटरी है। ठीक है, मतलब कि वोटर जो ऑप्ट करेगा वो इसको कर सकता है, मतलब अपने से वो लोगों को
अपने से लोग करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप नहीं कनेक्ट करते हो तो आपको वोटर लिस्ट से हटा दिया जाएगा, ठीक है। मतलब कि इट्स नॉट मैंडेटरी। तो इस पे बहुत इशू चल रहा था कि अगर हम लिंक करते हैं तो हमारे पर्सनल डिटेल चले जाएंगे गवर्नमेंट के पास, वो तो ऑलरेडी है ना, और लोगों के पास चले जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो इस वजह से उन्होंने बोला कि अब ये वॉलंटरी, आप अपने से इसको कर सकते हो चाहो तो। और फिर यहाँ पे किरण रिजिजू जी ने बोला कि जो सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है, इनमें बहुत लंबा क्या होता है, लॉन्ग वैकेशंस होते हैं ऑफ द कोर्ट एंड प्रॉब्लम दे पोज फॉर लिटिगेंट्स। मतलब कि जो लिटिगेंट्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि कोर्ट का पीरियड 4 महीना छुट्टी रहती है, 3 महीना छुट्टी रहती है, ऐसे छुट्टी रहती है, लंबी लंबी वैकेशंस होती हैं। तो इन वैकेशंस को लॉ मिनिस्टर जी का कहना है कि इन वैकेशंस को कम करना चाहिए, इसी वजह से पेंडिंग केसेस पड़े हुए हैं। अभी यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बोला कि नो सुप्रीम कोर्ट बेंचेस विल बी अवेलेबल ड्यूरिंग विंटर वेकेशन। विंटर वेकेशन में कोई सुप्रीम कोर्ट की बेंच खाली नहीं मिलने वाली, मतलब कोई भी वहाँ पे जजमेंट्स नहीं दिए जाएंगे, कोई प्रोसीडिंग्स वहाँ नहीं होंगी, ठीक है। तो अब नहीं होंगी तो जो लिटिगेंट्स हैं जो अपनी जाएंगे जस्टिस के लिए, तो वो कहाँ जाएंगे? फिर उनको वेट करना पड़ेगा जब इनका विंटर वेकेशन ख़त्म हो। तो वही इनका कहना है, लॉ मिनिस्टर का कहना है कि कोर्ट के इतने लंबे वेकेशंस नहीं होने चाहिए, इसे कम करना चाहिए। लेकिन उन्हें दूसरे साइड कल हमने डिस्कस किया, उन्हें ये समझना चाहिए था कि नहीं, इतने लंबे वेकेशंस तो ठीक है, बट कोर्ट में जो स्ट्रेंथ है जजेस की वो बहुत कम है, और इस स्ट्रेंथ को क्या करना है, हमें बढ़ाना चाहिए। लेकिन ये इस काम को नहीं कर रहे हैं। अभी भी 50-55 जजेस के जो अपॉइंटमेंट है वो पेंडिंग पड़ी हुई है। फंड्स देने का काम भी किसका होता है? पार्लियामेंट का होता है कोर्ट को। तो फंड्स नहीं बढ़ा रहे, वहाँ पे जो स्ट्रेंथ है कोर्ट की वो नहीं बढ़ा रहे। तो कहीं ना कहीं जो ओनस है वो पार्लियामेंट पे ही पार्लियामेंट पे ही आता है। हाँ, नो डाउट कि सुप्रीम कोर्ट की भी गलती यहाँ पे है, इतने लंबे वेकेशंस चलते हैं कोर्ट में, बट वो तो एक प्रोसीजर पहले से चला आ रहा है। अगर आप स्ट्रेंथ बढ़ा दो तो लिटिगेंट्स को ईजिली वहाँ पे कोर्ट में न्याय मिल जाएगा। अब चाइना इज एक्सपैंडिंग मॉडल विलेजेस इन स्ट्रैटेजिक एरिया। अब चाइना एक्सपैंड कर रहा है मॉडल विलेजेस एक्सपैंड कर रहा है। फिर उस मॉडल विलेज से क्या करेगा? लोग वहाँ पे अपने आर्मी मैंस बैठाएगा, अटैक करवाएगा, अपने इक्विपमेंट सेटअप करवाएगा। भाई चाइना का तो काम ही यही है। अब डेली वो यही काम कर रहा है तो हम बैठ के डिस्कस करते रहेंगे क्या? नहीं, ये सारी चीज़ें क्या है, हमें एक बार में डिस्कस करनी है कि चाइना और इंडिया का क्या रिलेशन है, चाइना किस तरह से थ्रेट बनता जा रहा है, और किन किन बॉर्डर डिस्प्यूट्स की मतलब किन किन बॉर्डर डिस्प्यूट्स चल रहे हैं चाइना के साथ या किसी और कंट्री के साथ। और चाइना, फिर उस एग्ज़ाम्पल में हम ये डालेंगे। इसको अलग से पढ़ो तो ये बेवकूफ़ी होगी। और फिर उसके बाद आते हैं पीएम एम्फसाइज्ड नीड फॉर पीस डायलॉग इन फ़ोन कॉल विद पुतिन। अब भाई देखो, इतना समय बीत गया, 6 महीने ज़्यादा हो गए यूक्रेन और रशिया की लड़ाई होते हुए। अब पीएम मोदी कॉल कर रहे हैं पुतिन जी को और कह रहे हैं कि आप जो है थोड़ा सा शांति बना लीजिए, और बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हो रही हैं, इससे बाकी नेशंस को फ़ायदा हो रहा है, जैसे यूएसए वगैरह। क्योंकि जो लड़ाइयों के इक्विपमेंट्स हैं, डिफेंस के मतलब वेपन्स हैं, वो सप्लाई करने का काम यूएसए जैसी कंट्रीज़ करती हैं। अब जब ये कंट्रीज़ यूक्रेन को ये सब सप्लाई करेंगे तो फ़ायदा किसका होगा? यूएसए का होगा, क्योंकि अल्टीमेटली यूएसए को फ़ायदा होगा जब इसके सामान बिकेंगे, इसके वेपन्स बिकेंगे। और वेपन्स सस्ते तो होते नहीं हैं, महंगे होते हैं। तो मतलब मैं सिर्फ यूएसए का नाम नहीं ले रहा, अदर कंट्रीज़ भी हैं। लेकिन वॉर से क्या हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ लॉस हो रहा है, किसी का फ़ायदा नहीं हो रहा। तो इसलिए इसको दूसरे तरीके से सॉल्व किया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे इन्होंने एक लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज को डिकोड कर लिया अच्छे से। ऋषि राज पोपट जी हैं, राज पोपट जी, इन्होंने, ये इंडियन स्टूडेंट हैं, और इन्होंने क्या किया, पानिनी लैंग्वेज है, ग्रामर लैंग्वेज है, ग्रामेटिकल लैंग्वेज है, इसको डिकोड कर लिया। यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में पीएचडी कर रहे थे और इन्होंने इसको डिकोड कर लिया। और ये काफ़ी गर्व की बात है एज एन इंडियन, बहुत अच्छा लग रहा है सुन करके कि एक इंडियन ने ही जो पानिनी हैं, जो संस्कृत के सबसे ओल्डेस्ट मतलब कि रहे हैं, उनकी लैंग्वेज को डिकोड करने का काम किया, किसी और ने नहीं किया। पानिनी वॉज अ संस्कृत फिलोलॉजिस्ट, ग्रामेरियन एंड रिवर्ड स्कॉलर इन एंशिएंट इंडिया। मतलब कि इस कंटेक्स्ट में, इस हमारा जो इस आर्टिकल के कंटेक्स्ट में हम बात करें तो ये ग्रामर से रिलेटेड आर्टिकल है।
जिसमें ग्रामर की ये जो लैंग्वेज है इसको डिकोड कर लिया गया है। और पाणिनि ये मतलब कि एक ग्रामेरियन थे, संस्कृत फिलोलॉजिस्ट थे। ये 6 से 4 सेंचुरी BCE के बीच में BCE के बीच के टाइम में रहा करते थे। और ये बस इनके बारे में इतनी चीज़ें हैं और यहीं पे हमारा आर्टिकल जो है ख़त्म हो जाता है। बस ज़्यादा कुछ खास है नहीं। थैंक यू वेरी मच।